हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम देखेंगे ज्वालामुखी का नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। इसमें हम देखेंगे ज्वालामुखी उद्गार के आधार पे वर्गीकरण, यानी इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। उद्गार के आधार पे कितने भागों में इसको बांटा गया है। तो आइए देखते हैं। जो ज्वालामुखियों का वर्गीकरण उनके उद्गार के स्वरूप के आधार पर भी किया जाता है। जैसे हमने कल 3 प्रकार पढ़ा था: सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी व शांत या मृत ज्वालामुखी। तो आज हम इसके उद्गार के आधार पर देख रहे हैं। इनका जो उद्गार है 2 रूपों में होता है। पहला होता है एक छिद्र या नली के सहारे होने वाला उद्गार, यानी छिद्र व नली के जो सहारे होता है वो इसका बिल्कुल बीच वाले भाग से, जैसे भी कोई भी पहाड़ी है वहां पे यदि नीचे मैग्मा का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां से फिर वो एक छिद्र के माध्यम से निकलती है। एक जगह से ही वो नली या फिर एक मुख से वहां से उसका उत्पत्ति हमें देखने को मिलता है। इसे हम केंद्रीय उद्गार कहते हैं। जो छिद्र या नली के सारे जो उद्गार होता है इसे केंद्रीय उद्गार के नाम से जाना जाता है। जबकि जो दूसरा होता है, दूसरा वो लावा जो उद्गार उसमें होता है वो एक लंबी दरार के सहारे होता है, यानी इसमें एक छिद्र हो गया और जो होता है दूसरा वाला लंबी दरार। मान लीजिए कि ज्वालामुखी कोई पर्वत है, इसके नीचे यदि मैग्मा का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ से जो उद्गार होगा ये नली पाइप अंदर तक गई रहती है। इस पाइप से निकल के वो वहाँ का जो भी मैग्मा रहता है वो ऊपर आता है। और जो दरारे उद्भेदन होता है तो दरारे उद्भेदन में हमें देखने को मिलता है कि कोई भी ये ज्वालामुखी क्षेत्र है, ज्वालामुखी पर्वत है, तो इसमें से जो मैग्मा होता है ये कहीं से भी एक छिद्र से ना निकल के इस दरार के रूप में जहाँ से भी इसे जगह मिलता है वहां से ये निकलता है। कई कह सकते हैं कि कई निकलने के इसके रास्ते होते हैं दरारी उद्भेदन में। और जबकि जो कह सकते हैं कि जो केंद्रीय उद्गार होता है इसमें केवल ये इस छिद्र या नली के माध्यम से ही लावा बाहर आता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार एक पतली नली अथवा द्रोणी के सहारे एक छिद्र से होता है। जब लावा मैग्मा में गैस की मात्रा अधिक होती है तो ऊपरी दबाव कम होने लगता है और जो गैसें तीव्रता से भूपटल के नीचे धक्का लगाते हुए ऊपर उठने का प्रयास करती हैं, तथा जहां भी भूपटल भंगुर या कमजोर होता है वहां से ये गैसें भयंकर आवाज के साथ धरातल पर प्रकट होती हैं। चूंकि ये बड़ी तीव्रता के साथ ऊपर आती हैं, इसलिए जो लावा होता है या जो मैग्मा होता है वो भी अधिक ऊंचाई तक आसमान में चला जाता है। हम यदि देखेंगे जो छिद्र के माध्यम से एक नली के माध्यम से जो विस्फोट देखने को मिलता है, इसमें बहुत तीव्र गति से लावा मैग्मा कह सकते हैं कि बहुत तीव्र गति से मैग्मा बाहर निकलता है और इसमें स्पीड बहुत अधिक होती है, प्रेशर अंदर से उसमें बहुत अधिक आता है। इसलिए ये जो विस्फोट होता है इसमें से जो मैग्मा निकलता है बहुत दूर तक, या कहें कि आसमान में बहुत ऊपर तक भी और बहुत धरातल पर भी देखा जाए तो बहुत अधिक क्षेत्रफल में इसका जो मैग्मा होता है बाहर निकल के लावा के रूप में जमा हो जाता है और बहुत तेज गति से इसमें विस्फोट देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसके आसपास तो जो जमा होता है वो होता ही है। और इसके अपेक्षा जो दरारे उद्भेदन होता है, दरारे उद्भेदन में जो होता है उसमें मैग्मा का फॉर्मेशन उतना अधिक नहीं होता है, या फिर अंदर उसमें कहें कि तापमान व दबाव या प्रेशर बहुत तेज नहीं होता है। इस वजह से वो क्या होता है कि आराम से दरार, जहाँ से दरारी उद्भेदन मिलता है, जहाँ से उसे कमजोर चट्टानें मिलती हैं तो दरारों के रूप में वो बाहर निकलता है। पुनः जब ये लावा विखंडित पदार्थ नीचे गिरते हैं तो ऐसे लगता है कि जो चट्टानी टुकड़ों की वर्षा हो रही है। फिर वो बहुत तेज गति से जो ऊपर गए रहता है आसमान में वो फिर नीचे आता है। इन पदार्थों के एकत्रित होने तथा जमने से ज्वालामुखी छिद्र के चारों तरफ शंकु या कभी-कभी गुंबद टीला के सदृश रचना निर्मित हो जाती है। इस प्रकार के ज्वालामुखी जो होते हैं अत्यंत विनाशकारी होते हैं, परंतु सभी केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी समान रूप से विनाशकारी नहीं होते हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखी को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। हम देखते हैं नीचे कि इसमें कई प्रकारों में जो छिद्र या फिर नली के माध्यम से ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है, इसे कई प्रकारों में हम देख सकते हैं। पहला प्रकार देखते हैं इसमें हवाई प्रकार के ज्वालामुखी, हवाईयन टाइप्स ऑफ वोल्केनो। देखिए जो हवाई प्रकार का ज्वालामुखी होता है इनका उद्गार जो होता है विस्फोटक ढंग से नहीं होता है, यानी बहुत विस्फोट इसमें नहीं होता है, शांत ढंग से ही होता है। इसमें जो बहुत स्पीड बहुत कम होता है इसका। देखिए ये जो हवाईयन प्रकार का ज्वालामुखी है इसका नामकरण हवाईयन इसलिए किया गया है क्योंकि ये हवाईयन जो एक प्रकार का द्वीप है,
ये जो अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो इस पे इस प्रकार का उद्गार देखने को मिलता है। इसी के आधार पे इसका नामकरण जो है हवाईयन प्रकार के ज्वालामुखी कहा जाता है इसे। देखिए, इस प्रकार के ज्वालामुखियों में मुख्यतः तरल लावा का उद्गार होता है, अतः यह दूर तक फैल जाता है, या कह सकते हैं कि जो हवाईयन प्रकार के ज्वालामुखी है, इसमें जो निकलता है मैग्मा, वो क्या होता है, क्षारीय होता है, या उसे हम पैठिक लावा के नाम से जानते हैं। पैठिक लावा का मतलब ये होता है कि उसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। सिलिका की मात्रा कम होने की वजह से वो जो होता है, वो लावा या कह सकते हैं मैग्मा बहुत पतला होता है। तो पतला होने की वजह से वो जब उसका उद्गार होता है, तो वो इसी वजह से वो पतला होता है, तो दूर तक उसका फैलाव देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त इनमें गैसों की तीव्रता की कमी होती है तथा गैसें लावा से धीरे-धीरे अलग होती हैं, जिस कारण विस्फोट नहीं हो पाता है। इसमें गैसों का कम कह सकते हैं कि अंदर गैसों का जमाव कम होता है, इस वजह से इसमें तीव्रता बहुत कम होती है। और जैसे फिर तो इस प्रकार से भी हमें यहाँ पे जो ज्वालामुखी शंकु होगा, वो बहुत शंकु आकार का न मिल करके उसका ढाल बहुत कम होगा, क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा बहुत कम होती है। कम होने की वजह से वो जो मैग्मा होता है, वो बहुत पतला होता है। पतला होने की वजह से फिर उसमें प्रेशर भी कम होता है, क्योंकि गैसों का दबाव कम रहता है। इस वजह से ये फिर इस पे यदि उद्गार इसका होता है, तो ये बहुत दूर तक फैल के हमें कम ढालू वाले या पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र, ज्वालामुखी क्षेत्र जो भी रहेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं। अगला जो प्रकार है, ये है स्ट्रोम्बोलियन प्रकार के ज्वालामुखी। ये जो है, इस प्रकार के केंद्रीय उद्गार का नामकरण जो है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी के नाम पर किया जाता है, जो कि सिसिली द्वीप के उत्तर में स्थित है। यद्यपि इस प्रकार के ज्वालामुखियों में भी लावा जो होता है पतला होता है, किंतु हवाई प्रकार के ज्वालामुखियों से कम तरल होता है। यानी जो ऊपर हम देखे हैं अभी हवाईयन प्रकार का ज्वालामुखी, उसके अपेक्षा जो इसका जो लावा होता है, वो थोड़ा मोटा होता है। इस वजह से उसकी अपेक्षा इसकी तीव्रता अधिक होती है। हवाईयन की तुलना में इसमें विस्फोट की दर भी अधिक होती है। इसी प्रकार क्रेटर से लावा के साथ साधारण विस्फोट करती हुई गैसें भी निकलती हैं। गैसों के साथ साथ इसमें ज्वालामुखी धूल व तथा बम, ज्वालामुखी बम जो उसमें से जो ठोस पदार्थ निकलते हैं बाहर विस्फोट के साथ, तो उसे हम ज्वालामुखी बम कहते हैं। तो इसके साथ साथ ज्वालामुखी धूल तथा बम भी उद्गार के समय निकलते हैं, जो पुनः क्रेटर में गिर जाते हैं। जो क्रेटर होता है, जो ज्वालामुखी का ऊपर का मुख, जब मान लीजिए कि ये ज्वालामुखी, ये पहाड़ी पर्वत हो गया, तो ज्वालामुखी पर्वत से जो बहुत तेज विस्फोट के साथ यहाँ का जो मुख होता है, ये छिद्र इसका उड़ जाता है, विस्फोट के साथ उड़ जाता है। तो इसके जो ये खाली स्थान, मान लीजिए कि खाली स्थान बचा है बीच में, तो ये कहलाता है क्रेटर। इसमें आसपास जल भर जाता है इस क्षेत्र में, तो इसे हम क्रेटर नाम देते हैं। तो फिर जैसे विस्फोट के साथ ये ऊपर जाता है, तो फिर जब उसका गति कम होता है, तो फिर पुनः यही बता रहा है कि आगे फिर इसी क्रेटर में वो गिरता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी में उद्गार यद्यपि लगातार होता रहता है, किंतु हमेशा ही ऐसा नहीं होता है। आगे देखते हैं। आगे प्रकार है वल्केनियन प्रकार के ज्वालामुखी। देखिए, ये इसका नामकरण भी सिसिली द्वीप में स्थित स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी के पास पाए जाने वाले वल्केनो ज्वालामुखी के नाम पर ही किया गया है। इससे जो निश्चित लावा होता है, ये लसदार एवं चिपचिपा, यानी गाढ़ा होता है। जो वल्केनियन प्रकार से हमें मैग्मा निकलता है, वो थोड़ा क्या होता है कि वो लसदार और चिपचिपा होता है। उसमें कह सकते हैं कि जो हम अभी देखे हैं हवाईयन प्रकार या हवाईयन प्रकार या स्ट्रोम्बोलियन प्रकार जो ज्वालामुखी हम देखे हैं, उन दोनों की अपेक्षा जो ये लावा होता है, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, इसलिए ये गाढ़ा होने की वजह से लसदार व चिपचिपा होता है। ये दो उद्गारों के बीच छिद्र पर जम जाता है। इस तरह से गैसें इस ठोस भाग के नीचे अवरोध के कारण जमा होती रहती हैं, किंतु जब गैसें अत्यधिक मात्रा में एकत्र हो जाती हैं, तो तीव्रता से ऊपर अवरोध को उड़ाती हुई भयंकर विस्फोट के साथ धरातल पर प्रकट हो जाते हैं। यानी इसमें से धीरे धीरे ये लावा निकलता है, जो वोल्केनिक प्रकार का ज्वालामुखी है, तो बहुत चिपचिपा होता है, तो ऊपर ही क्या होता है, इकट्ठा होता रहता है। क्योंकि यदि इसमें सिलिका मात्रा कम होती है, पतला होगा, तो वो बह के आसपास जमा हो जाएगा, लेकिन इसमें होता है सिलिका की मात्रा अधिक होने की वजह से इसलिए चिपचिपा हो जाता है और ऊपर इकट्ठा होता रहता है। तो फिर उसका मुख जो होता है, छिद्र जो होता है, कह सकते हैं कि बंद
होने के कगार पे आ जाता है और जब गैसों का नीचे से प्रेशर लगता है तो बहुत तेज विस्फोट के साथ, भयंकर विस्फोट के साथ ये फूटता है। फिर बाहर वो सारे जो भी उसमें इकट्ठे रहते हैं मैग्मा या गैसें या धूलकण कह सकते हैं कि, तो वो फिर ऊपर विस्फोट के साथ आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसके उद्गार के समय आकाश में काले मेघ छा जाते हैं, जिसे आकृति गोभी के फूल के समान होती है। यानी इसके विस्फोट के बाद जो बहुत आसमान में हमें काले-काले मेघ दिखाई देते हैं और उनकी आकृति बताया गया है कि इसकी गोभी के फूल के समान उभर आती है। आगे देखते हैं पिलियन प्रकार के ज्वालामुखी। देखिए, इस प्रकार के ज्वालामुखी जो होते हैं सबसे भयंकर विस्फोट के साथ उद्भवित होते हैं। ये सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी होती है। इनसे जो निश्चित लावा होता है ये अधिक चिपचिपा एवं लसदार होता है। ये भी इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। इनमें लावा विखंडित पदार्थों की मात्रा अत्यधिक होती है। अतः जब इस प्रकार के ज्वालामुखियों का उद्गार होता है तो पूर्व निर्मित ज्वालामुखी शंकु हवा में उड़कर विनष्ट हो जाते हैं। यानी ऊपर पहले उस पे शंकु का निर्माण हुआ है, फिर पुनः बाद में इसमें उद्गार हमें देखने को मिलता है तो फिर ये मुख इसका बंद हुआ रहता है, पड़ा रहता है। फिर वो वही लावा के जमाव की वजह से जब फिर दोबारा इसमें विस्फोट देखने को मिलता है तो यही प्रेशर के साथ गैसें वो लावा बाहर निकलते हैं तो इसको उड़ा के लेके चले जाते हैं ऊपर। और यही जो फिर उड़ने की वजह से यहाँ पे जो ये हमें खाली स्थान बचता है इसे हम क्रेटर कहते हैं। क्रेटर से इसमें फिर जब यदि इसमें विस्फोट कार्य बंद हो जाता है या फिर लावा निकलना बंद हो जाता है तो इसमें क्या होता है, यदि वर्षा से इसमें जल भर जाता है तो इससे क्रेटर झीलों का निर्माण भी हमें देखने को मिलता है। अगला प्रकार है विसुवियस प्रकार के ज्वालामुखी। यदि यह है कि इस प्रकार की ज्वालामुखी जो है भयानक विस्फोट के साथ धरातल पर प्रकट होते हैं। इनसे निश्चित पदार्थ अत्यधिक ऊंचाई तक आकाश में जाता है, अतः उद्गार के बाद काफी समय तक आकाश से राख बरसती रहती है। इस प्रकार का उद्भव हमें 79 ईस्वी में विसुवियस में हुआ था, देखने को मिला था, जिसका सर्वप्रथम अध्ययन एक प्लिनी महोदय ने किए थे। ये भूगोलवेत्ता हैं, प्लिनी महोदय ने किया था, इसलिए इन्हीं के नाम पे इसका जो नाम है प्लिनियन प्रकार का ज्वालामुखी रखा गया है। देखिए ऊपर हमने जो भी अभी प्रकार देखा है ये सारे केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी हैं। अर्थात इन जो भी ज्वालामुखी हम देखें इन जो सबका उद्गार होता है ज्वालामुखी पर्वत से एक पाइप के रूप में ही होता है, यानी एक नली के द्वारा, इसलिए इसको केंद्रीय उद्गार कहते हैं। यानी मैग्मा हो रहा है और एक इस नली के सहारे ही ये मैग्मा बाहर निकल के ये जो पाइप है इसे हम डायट्रेम, इस पाइप को डायट्रेम के नाम से जानते हैं। तो इसलिए इसे केंद्रीय उद्गार कहते हैं क्योंकि ये जो इसका उद्गार हो रहा है इस पाइप के सहारे हो रहा है। और जो दूसरा प्रकार है ये एक होता है दरारी उद्गार। यानी जो दरारी उद्गार होता है इसमें क्या होता है कि इसमें दो प्रकार का नाम बहुत मुख्य है, इसको याद रखना। मुख्य है इसमें एक पहोय होय, यानी पहोय होय, एक ये नाम है इसमें। इस प्रकार का ज्वालामुखी यानी इसमें जो होता है इसका जो लावा इस दरारी उद्भेदन से निकलता है ये थोड़ा गाढ़ा होता है, कह सकते हैं कि गाढ़ा या लसदार होता है। यानी इसमें जो होती है सिलिका की मात्रा अधिक होती है पहोय होय में। और जो दूसरा प्रकार होता है इसको हम जानते हैं आह, इसका नाम है आह। ये प्रकार जो होता है इसमें थोड़ा सिलिका की मात्रा कम होती है। कम होने की वजह से इससे जो मैग्मा निकलता है ये पतला होता है। तो इसका जो मैग्मा जो होता है ये होता है पतला, सिलिका की मात्रा इसमें कम होती है, इसमें अधिक होती है। और इस वाले में जो होता है सिलिका की मात्रा इसमें कम होती है और इसमें अधिक होती है। तो ये जो है दरारी उद्गार का एक प्रकार का टाइप है। तो ऊपर जो हम देखें ये सारे ये केंद्रीय उद्गार वाले प्रकार हम देखे हैं जो एक नली के द्वारा वहां से मैग्मा निकलता है। और ये दोनों जो प्रकार है पहोय होय व आह ये दोनों दरारी उद्गार के प्रकार है, ये दोनों मुख्य हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।